फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेफ्ट लिखा है, लूप होना चाहिए, लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे, ये ऐसा करंट कैरिंग वायर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है इधर, दो लूप है, एक यहाँ पे ऐसा लूप और एक यहाँ पे लूप। बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप बता दो कितना है। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि I इंटू ए होता है, करेंट इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट, करेंट इज I एंड एरिया इज, लेंथ दिया है a एंड विड्थ दिया है b, तो एरिया हो जाएगा AB। तो यहाँ पे दो हैं, दो लूप है, एक लूप है इधर और एक लूप है इधर। तो अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करो आप, इस वाले लूप में राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो थंब जाएगा इधर, इस वाले लूप में, और इस वाले के लिए अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो थंब जाएगा नीचे ऐसे। ये डायरेक्शन में चेक कर रहा हूं, ये डायरेक्शन चेक कर रहे थे, ये वाला जो लूप है ना, ये वाला, उसका डायरेक्शन आएगा इधर और इसका डायरेक्शन आएगा मीन्स -I और -J होगा, -I एंड -J होगा। तो आप देखो -I एंड -J कहाँ पे है, सेकंड वाले में, -I -J, I इंटू AB, I इंटू AB, -I -J, बस इतना ही था इसका, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा मैं रिमाइंड कर दूं आपको, तो ये था x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर आएगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इधर आएगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मींस तीनों 90 डिग्री पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ वेव 90 डिग्री पे आएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे ना तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव आता है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक, क्योंकि तीनों 90 डिग्री है और क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर ही आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव आएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन, ये दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये दिया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो मैंने क्या बोला, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करो तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव मिलेगा आपको, यस और नो। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी वेक्टर दिया है I माइनस जे क्रॉस के, ये करोगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा, ये वेक्टर मिलेगा, ए वेक्टर ले लिया, ए इज अ प्रोपेगेशन, या पी ले लेता हूं, प्रोपेगेशन ऑफ वेक्टर मिला। तो अगर इसको आप अप्लाई करो I J K, तो I क्रॉस के इज माइनस जे और J क्रॉस के इज I, J क्रॉस के इज I। तो I एंड J, एक मिनट फिर से देखने दो, I क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस जे ले लिया, और J क्रॉस के I, ये आ जाएगा -I, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ये प्लस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है चलो देखते हैं। तो ये आ गया आपका वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर आप देखो, यूनिट वेक्टर, ये प्लस होना चाहिए था बेटा, अगर यूनिट वेक्टर देखे तो p वेक्टर डिवाइडेड बाय -j-i डिवाइडेड बाय √2 आएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट, तो ये यूनिट वेक्टर आएगा इसका, क्योंकि p वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू p कैप, तो p कैप इज इक्वल टू p वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ p, ये आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p इसका कितना आएगा, √2 आएगा ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो √2 आएगा, तो डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पे एक बार फिर से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लें दो फटाफट जल्दी से, b क्रॉस ई किया है, तो I क्रॉस के
अच्छा आई क्रॉस के देख रहे हैं, आई क्रॉस के इज माइनस जे, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस जे लिखा, एंड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, और माइनस है तो यहाँ पे ये करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक में आ रहा होगा माइनस, अगर इसको करें तो ये माइनस जे आएगा और ये वाला आ जाएगा प्लस, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे प्लस रखना, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग, तो डिवाइडेड माइनस जे प्लस आई, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये प्लस है, आई प्लस जे, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं, सो सिंपल, देखो ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बोल रहा है इन अ गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट 1.02 वोल्ट, ये वी दिया है, इज बैलेंस्ड विद 51 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेंथ v दिया है 1.02 और l इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर, कुछ याद आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहीं तो पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर में, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो v का वैल्यू 1.02 डिवाइडेड बाय 51, बस यही डिवाइड कर लेना है, जो भी आंसर आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये डिवाइड करके देख लेना फटाफट बेटा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था क्या कुछ क्वेश्चन में, एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये आ रहा है 1.02 डिवाइडेड बाय 51, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, ये आपका है ऑसिलेशन से, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझेगा वहाँ पे आप बोलना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में हूँ ना, फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ ये देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज शोन इन फिगर, एज्यूम दैट मीन पोजीशन इज x इक्वल टू 0। अब ये देखो ऑसिलेशन क्या आ गया क्वेश्चन, ऑसिलेशन किसी का तो कोई डाउट आया, displacement time graph of particle performing SHM as shown in figure, assume that the mean position x equal to 0, तो ये हो गया आपका मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 0। अब भी देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये एम्पलीट्यूड है a इस पॉइंट पे, अभी जिस समय टाइम 0 है पार्टिकल मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अब देखो t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, हाँ या ना, अभी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पार्टिकल एक्सट्रीम पे है यहाँ पे, फिर से देख लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ऑप्शन देखते हैं, अभी देखो फिर t/4 पे पार्टिकल आ रहा है मीन पोजीशन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ग्राफ को थोड़ा समझने का ट्राई करो, जिस समय टाइम 0 है पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिस समय t/4 हुआ पार्टिकल आ गया मीन पोजीशन, मींस पार्टिकल इधर से चलता हुआ यहां पर आया और टाइम कितना लगा t/4, तो ये है मीन, ये है एक्सट्रीम, लेकिन अभी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब देखो, अब एक चीज मैं बता दूं, तो फटाफट यहां पे बता देता हूं, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, पहले भी मैंने कितनी बार, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन यहां पे, एक्सेलरेशन यहां पे 0, यहां पे वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब चेक करना है हम लोग को, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t/4, t/4 पे बोल रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, t/4 पे बोल रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स हाँ नहीं लग रहा है, देखो t/4 पे वो मीन पोजीशन पे है, t/4 पे कितना मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0, और एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, तो ये बात वो सही बोल रहा है। अब आते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3t/4, 3t/4 मीन पोजीशन है, देखो x0 है ना, 3t/4 मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यही सही, ये भी सही बात बोल रहा है, तो कोई ऑप्शन तो और मुझे दिख ही नहीं रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है ही नहीं, मतलब थर्ड वाला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। आया ना समझ में कि नो फोर्स एक्टिंग ऑन द t/4 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है तो फोर्स 0, और स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, ग्राफ से ये पता चला। हाँ ये क्वेश्चन,
इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। देखो इसमें एक सिर्फ कॉन्सेप्ट था, बोल रहा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसके लिए आप सॉल्व करने के लिए रेडी हो, ठीक है, पेन एंड पेपर लेकर के। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए यहां से यहां तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपेसिटर के जिसमें लगा रहता है उसमें कोई करंट नहीं जाता, कोई करंट नहीं जाता, क्योंकि वो अब खुद के थ्रू करंट पास नहीं होने देता, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इधर से करंट चला आई, इधर से करंट चला आई, इधर से करंट जाएगा I1 और इधर करंट जाएगा I2, फिर यहां से करंट इधर निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर, इसमें नहीं जाएगा कोई करंट। ये I1 चलता हुआ यहां तक आ जाएगा, ये I1 आएगा, I1 इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। फिर यहां से I1 I2 निकल करके ऐसे जाएंगे करंट, आया समझ में? तो करंट देखो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से निकल के ऐसे जाएगा, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये दो जो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, सर्किट बन गया इस टाइप का, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये यहां से ऐसे चलता हुआ ये बन गया, और फिर यहाँ पे ये ऐसा बन गया, फिर यहां से ऐसे आकर के आप देखो इस टाइप का सर्किट बन गया। ये है 2, ये भी है 2, ये भी है 2 और ये है 2, ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में है ना, 2 and 2 4, तो 4 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2। जहां पे नहीं समझेगा आप बोलना, अब माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आया 10, यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर ये दोनों को हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें तो 4 into 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 4/3 आया, 4/3 आया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉल्व करने के बाद 4/3 आया, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 4/3 और ये हो गया आपका 2 और यहाँ से ये चलता हुआ ये बन गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अच्छा, अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/3 + 2 और ये आ जाएगा 10 वोल्ट, ये आ जाएगा 10। तो अब V = IR अप्लाई करते हैं, V = I × R। V दिया है 10, I का वैल्यू कैलकुलेट करना है और R है आपका 4/3 + 2, तो I का वैल्यू यहां से मिलेगा, यहां पे लिख रहा हूं, I का वैल्यू जो भी मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 4/3 + 2, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो I = 10 डिवाइडेड बाय 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 10 कैंसिल, I का वैल्यू आया 3। अब देखना बेटा, I का वैल्यू 3 आया, यहां से करंट जा रहा है 3 और ये दोनों जब सर्किट हम लोगों ने सॉल्व किया है ना तो 4 आया। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहां से करंट चला 3 3 3 3 3 3, इधर से करंट जा रहा है 3, इधर ये वाला 4 है ओम और ये है 2 ओम, तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट कम जाता है, हाँ या ना? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, तो इस वाले में जाएगा 1 और इस वाले में जाएगा 2, क्योंकि इसका 4 और ये है 2, तो इसमें 1 और 2 दोनों मिलकर के 3 हो जाएंगे, तो इस वाले में से आ रहा है करंट। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, एक ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे है 1 एम्पियर, यहाँ से 1 चलता हुआ, इधर से 1 चलता हुआ, यहाँ पे 3, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। अब चलो यहाँ से हम लोग को कैलकुलेट करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करते हैं वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, इधर से नीचे वाले पाथ से तो मूव करते हैं। देखो V = IR यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो I हो गया 1, देखना मैं फटाफट लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा, 1 × 2 हो गया यहाँ पे, यार करंट है 1 और रेजिस्टेंस 2, तो 1 × 2 हुआ, और यहाँ पे करंट है 3 और रेजिस्टेंस है 2, तो 3 × 2 कितना हुआ 6, और इधर तो कोई करंट है नहीं इसमें, तो इसका कुछ नहीं होगा, 0 = V मिल गया। यहां से यहां तक हम लोग मूव कर गए, यहां से यहां तक, यही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया। तो 2 + 6 हाउ मच 8, ये 8 वोल्ट आएगा। किधर है ऑप्शन 4? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये हम लोगों ने इफिशियंसी पढ़ा था, एक मिनट थोड़ा मैं करेक्शन करता हूँ, यहाँ पे -40 है बेटा, यहाँ पे -40 वोल्ट, ठीक है, थोड़ा मैं ये -40 है।
efficiency of the cycle Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 दिया है, Q4 is unknown, then find the value of Q4. Efficiency of cycle is 50%. थोड़ा याद मैं दिला दूं कि efficiency is equal to work done per unit charge पॉजिटिव होता है, चार्ज बोल रहा हूं, हीट पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव. याद आ रहा है क्या? इफिशियंसी में हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था ये. तो वर्क डन टोटल लेते हैं, टोटल ये पूरा आएगा वर्क डन के लिए, और नीचे जो हम लोग हीट लेते हैं वो पॉजिटिव वाला ही क्वांटिटी सिर्फ लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेते हैं. तो देखो यहां पे वर्क के लिए लिखेंगे 1915, ये हीट आया, और ये लिखेंगे -40, और ये लिखेंगे 125 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वाला टर्म कौन सा है? ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव, नीचे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं. तो 1915 प्लस 125, इसको सॉल्व कर लेंगे. ये सॉल्व करो कितना आता है बेटा. एन का वैल्यू 50% दिया है, ईटा का वैल्यू 50% दिया है. एक मिनट वैल्यू चेक करना पड़ेगा मुझे. ये 50% दिया इधर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ से Q4 का वैल्यू मिलेगा, Q4 का वैल्यू मिलेगा. कौन सा ऑप्शन है वो चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. जहाँ तक मैंने सॉल्व किया था तो सेकंड वाला आना चाहिए आई थिंक. अब एक बार चेक करके बताओ तो बेटा, 50 रख के कितना आता है. Q4 का वैल्यू चाहिए. ये हो जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे कर लेना. 50 डिवाइडेड बाय परसेंट है ना, 50 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको 0.5 से इक्वेट कर दो, 0.5 से इक्वेट करके Q4 कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा जो भी आएगा. आई थिंक ये आंसर आता है सेकंड वाला. इसे इक्वेट करना, Q4 कैलकुलेट करना, आ जाएगा. फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग. कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट. A particle projected with the velocity v for a point O. Particle make a 10 revolution before coming to out. Find L. L. Okay, L. ठीक है. ये थोड़ा मैं हिंट करता हूँ, आपको बताता हूँ. ये जब चलेगा ना, तो ये U के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा. ये हो जाएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा U cos 60, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा U sin 60. ये कंपोनेंट से वो ऐसा सर्कुलर मूव करेगा, इस टाइप का ऐसे मूव करता जाएगा और आगे चलता जाएगा, हेलिकल पाथ चलेगा ऐसे. तो इसका जो पीच आएगा, पीच का फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा U cos 60 इंटू टाइम t. ये एक साइकिल मूव करने में, तो पीच आ जाएगा t, p इज इक्वल टू U cos 60, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यूबी, 2 पाई m बाई क्यूबी. और ये पीच 10 पीच बन रहा है, 10 रिवोल्यूशन. हाँ, तो 10 पीच बन रहा है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और पीच का वैल्यू ये एल आ गया. बस इतना. 10. यू का वैल्यू कुछ दिया है क्या? नहीं, यू के फॉर्म में ही आंसर चाहिए. यू हो गया u cos 60 इज 1/2 एंड 2 पाई m. m का वैल्यू कुछ नहीं, m के फॉर्म में ही आंसर चाहिए, डिवाइडेड बाय q इंटू बी इंटू 10. इसका आंसर जो भी आए ये आंसर आएगा. 10 इंटू 10 मेरा 100 आ रहा है. ये 10 कहाँ से आ गया? 10 तो लिख लिया है ना ऑलरेडी, तो 10 तो लिख लिया है मैंने. एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ. u cos 60 इज 1/2, 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू 10 इंटू 10.
particle is projected with velocity v.0 10 revolution before coming out. Find out the L. ये हो गया 10 पाई m. ओहो कौन नहीं बराबर था cos 60 का वैल्यू 1/2 ना. हाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. 10 पाई m u/qb. मेरा आंसर तो ये आ रहा है. जस्ट एक बार मुझे चेक करने दो इसको फिर से. बराबर राइट है. 10 यहाँ पे कहीं पे होगा ऑप्शन में 10 आना चाहिए. 20 तो नहीं आएगा. 10 आना चाहिए. इसको 10 कर लो क्योंकि कहीं पे मुझे रॉन्ग नहीं दिख रहा है. u cos 60 1/2 2 पाई m/qb इंटू 10. 2 कैंसिल ही हो गया. cos 60 1/2 होता है. हाँ करेक्ट है. तो यहाँ पे 10 कर लेना. ठीक है ऑप्शन में 10 पाई mb/qb. इस क्वेश्चन यही था. ऑप्शन तो अब याद नहीं है ना बच्चों को कौन सा ऑप्शन क्या था. तो ऑप्शन खुद से बनाया हुआ है. क्वेश्चन यही है. नेक्स्ट पे आते हैं. इसमें सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करना था. कल जो फर्स्ट शिफ्ट पे था ना उसमें भी इस पे एक क्वेश्चन था पीच पे. ये क्वेश्चन A capacitor of 20 microfarad is charged up to 50 volt. एक कैपेसिटर है C1 जिसमें वोल्टेज दिया 50 एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सेल. उसे डिसकनेक्ट कर दिया. नाउ दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ C. If the final common potential is 20, then find the capacitance of C. ये क्वेश्चन है. ऑप्शन तो पता नहीं. ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हम लोग. तो पहले देखो आप पहले C1 है इंटू V प्लस C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है. V इज इक्वल टू C1V C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इक्वल टू V कॉमन पोटेंशियल. तो अभी हम लोग बात करें तो C1 है V1 है. C2 V2 नहीं है. V2 0 क्योंकि सेकंड वाले से पहले कनेक्टेड नहीं है. तो C2 V2 0 है. तो यहाँ पे बन जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 बाय C1 प्लस C. V का वैल्यू दिया है V1 लिख लेते हैं. यहाँ पे लिखता हूँ V का वैल्यू दिया है 20 कॉमन पोटेंशियल 20. C1 का वैल्यू दिया है 20 माइक्रोफैरड 20 माइक्रोफैरड. चलो मैं लिखता हूँ माइक्रोफैरड में आ जाएगा आंसर. 20 ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय C1 इज 20 प्लस C. अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 20C इज इक्वल टू 1000. तो 20C इज इक्वल टू 1000 माइनस 400. तो 20C इज इक्वल टू 600 एंड C इज इक्वल टू 10 कैंसल 30 आ रहा है. 30 यहाँ पे पहले से लिखा है 30. कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. हाँ ये तो क्वेश्चन है. यूनिट एंड डायमेंशन है. इफ एरिया A टाइम T मोमेंटम P is assumed to be a fundamental quantity, dimension formula of energy is. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रेज टू x टाइम रेज टू y एंड मोमेंटम रेज टू z. अब x y z का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l स्क्वायर t माइनस 2. एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर रेज टू x टाइम का t रेज टू y एंड मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो मास एंड वेलोसिटी इज lt माइनस 1. तो हो जाएगा m l t माइनस 1 रेज टू z. m l स्क्वायर t माइनस 2
इज इक्वल टू एल का पावर 2x और यहाँ पे एल का पावर z, ये z हो जाएगा 2x प्लस जेड। टी के पावर की बात करें तो टी का पावर y और यहाँ पे माइनस जेड। m का पावर z, तो यहाँ पे m का पावर z, यहाँ पे m का पावर 1, तो z का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। z था p, मीन्स p का पावर 1 आएगा। p का पावर 1 यहाँ पे है और p का पावर 1 वहां पे यहाँ पे है। एक और कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे l का पावर 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, यहाँ पे l का पावर 2, तो 2x प्लस जेड का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू आ रहा है 1/2, मतलब एरिया का पावर 1/2 होना चाहिए, 1/2 ये करेक्ट है, थर्ड वाला। एरिया का पावर 1/2, p का पावर 1, थर्ड करेक्ट। तो वही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला। ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना इसमें। अ क्लोज्ड बॉक्स कंटेन एन आइडियल गैस, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज्ड, बोल रहा है कि एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है, इसमें गैस रखा हुआ है और बोला कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, मीन फ्री पाथ रिमेन सेम, मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रिलैक्सेशन टाइम सेम। तो पहले तो मीन फ्री पाथ में मैं बता दूं, टू सक्सेसिव कोलिजन, अगर सपोज ये यहां से यहां टकराया तो ये मीन फ्री पाथ है। टू सक्सेसिव कोलिजन के डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, और टाइम बिटवीन कोलिजन को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, कि एक से टकराने के बाद दूसरे से टकराया तो जो टाइम गैप आ रहा है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है सक्सेसिव कोलिजन को, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जाके इससे टकराया और टकराने के बाद फिर इससे टकराया, तो ये मीन फ्री पाथ हुआ। एवरेज लेने के बाद मीन फ्री पाथ बोला है ना, तो हाँ, तो λ1, फिर यहाँ पे टकराया λ2, फिर यहाँ पे टकराया λ3, ऐसे हम लोग ऐड कर रहे थे, λ2 λ3 ऐसे λn तक जाता है, डिवाइडेड बाई n, ये हो गया मीन फ्री पाथ। और टू सक्सेसिव कोलिजन को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा मीन फ्री पाथ रिमेन सेम, मीन फ्री पाथ चेंज नहीं होगा, बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ए एंड सी आना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो फटाफट कोलाइड होगी, तो ए एंड सी आना चाहिए, ए एंड सी, ए एंड सी, सेकंड सेकंड सेकंड, ए एंड सी। ये तो अभी आप लोग टॉपिक पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अगर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n+1th स्टेट टू nth स्टेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल रहा है कि n+1 स्टेट से nth स्टेट में आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n2² माइनस 1/n1², ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n2, n2 है n+1, n+1² माइनस 1/n²। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या पावर आता है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एलसीएम लिया इसको तो हो जाएगा n+1² इंटू n² और n² आ जाएगा इधर, माइनस n+1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायरिंग किया n², इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो n² माइनस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये मैक्सिमम पावर यहाँ पे n4 आएगा, यस और नो, मैक्सिमम पावर कितना आएगा, यहाँ पे भी n² और यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर में लिखता हूँ n4 आएगा यहाँ पे, और ये कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n4, यहाँ पे n का मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे 4, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग n⁻1/n4 लिख सकते हैं, कैंसिल होकर कितना आ गया 1/n3, तो n3 के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे n आ रहा है ना, सिर्फ n और नीचे n4, तो कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा 1/n3, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चाहिए यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 1/n3 के फॉर्म में आ रहा है, फोर्थ इज द करेक्ट 1/n3। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
बोल रहा है टू डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2। एक यहाँ पे डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। एक यहाँ पे डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और ω2 है। दोनों को कंबाइंड कर दिया, दोनों को कंबाइंड कर दिया, I1 I2 और इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। तो बोल रहा है कि जो कंबाइंड क्या उसका काइनेटिक एनर्जी बता दो। टू डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर है वो थोड़ा ω1 into ω2, ω1 and ω2 are placed coaxially. Find the total kinetic energy when they rotate with the same angular velocity. दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? हाफ अगर दोनों कंबाइंड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहां पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 प्लस I2 ω2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा का जो वैल्यू आ गया वो हो गया I1 ω1 I2 ω2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। अब इसका वैल्यू ओमेगा की जगह पे पुट कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हाफ ये हो गया I1 प्लस I2 और यहाँ पे हो जाएगा I1 ω1 I2 ω2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 का स्क्वायर है और यहाँ पे I1 प्लस I2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ I1 ω1 I2 ω2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ऊपर में स्क्वायर आएगा और नीचे I1 प्लस I2 रहेगा। सबका वैल्यू दिया हुआ है बेटा, आप पुट करके कैलकुलेट कर लेना। देखो I1 दिया है, I2 दिया है, ω1 दिया है, ω2 दिया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म। इतना ही था मेरे पास क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन होंगे जो मिला नहीं, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 18-19 क्वेश्चन था, मैंने करा दिया आपको। एक ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन था, वो याद नहीं, ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर देखते हैं किस टाइप का। ऑन एवरेज बात करें तो JEE का फिजिक्स का पेपर सिंपल था कल का, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा किया है। आज के फर्स्ट पेपर में भी एक बच्ची आकर के बोली है कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है, अराउंड 220-230 के ऊपर मार्क्स आएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आउट ऑफ 300 300 अगर 230 के ऊपर अगर मार्क्स आता है तो अराउंड रैंक 1000 के करीब में आएगा, 1000 के करीब में रैंक आएंगे। ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।